हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र की स्थितियां किस प्रकार से निकाल सकते हैं। किसकी स्थिति? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। देखिए, पिछले वीडियो को यदि आपने देखा हो ध्यान से, यदि नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाके देख सकते हैं। देखा हो तो उसमें हमने सीखा कि द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालना सीखा। यदि आपकी जो दोनों कण है वो केवल एक्स अक्ष में उपस्थित हो तो उसके लिए जो हमने आपके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का फॉर्मूला निकाला था वो क्या निकाला था? x1m1 प्लस x2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब यदि कण आपका y अक्ष में उपस्थित हो, y अक्ष में उपस्थित हो तो हमने y के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था? आपका y के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था हमने? x1m1 प्लस x2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही निकाला था। अब मैंने यहाँ x1 क्यों लिया? क्योंकि मैंने यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या मान लिया था? आपकी x1 मान लिया था। अब यदि मैं इसे y1 मानूं तो ये भी सही है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? y1 लिख सकते हैं। मैंने क्या माना था? मूल बिंदु से इस m1 कण की दूरी माना था x1, इसे हम y1 भी मान सकते हैं क्योंकि y अक्ष में ले रहे हैं हम। और मूल बिंदु से इस m2 द्रव्यमान का जो पिंड था इसकी दूरी हमने कितनी माने थे? x2 माने थे, किंतु ये y अक्ष में था तो मुझे y2 मानना था सुविधा के लिए, तो आप इसे y2 भी मान सकते हैं। तो हम x1 के स्थान पे y1 लिख सकते हैं और इस x2 के स्थान पे y2 भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यदि हम दूरी क्या माने? y1 माने मूल बिंदु से m1 की, और मूल बिंदु से m2 की दूरी y2 माने, मानने पर है। हम इस दूरी को m1 भी मान सकते हैं, आपका z1 भी मान सकते हैं, हमारे ऊपर मानना है, किंतु हम y अक्ष में ले रहे हैं तो सुविधा के लिए हम जो हमने x1 माने थे इसे हम y1 मान लेंगे, और जो आपका x2 माने थे यहां से यहां तक की दूरी से क्या मानेंगे? y2 मान लेंगे सुविधा की दृष्टि के लिए। अब ये तो केवल यदि x अक्ष में उपस्थित हो तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। यदि y अक्ष में उपस्थित हो तो द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है इस प्रकार से निकाल सकते हैं। किंतु यदि आपके जो कण हो वो दोनों ही अक्ष में उपस्थित हो, अर्थात वो x अक्ष में भी हो, y अक्ष में भी हो, और आपका दूसरा कण यहाँ है, और इनकी स्थिति इस प्रकार से x1 y1 और इनकी स्थिति हो x2 y2, और इनका जो द्रव्यमान केंद्र हो यहाँ हो, लगभग द्रव्यमान जो केंद्र है वो कहाँ हो? यहाँ हो। और इस द्रव्यमान केंद्र को हम क्या नाम दे सकते हैं? आपका x डैश। इसे क्या नाम दे देंगे? x डैश दे देंगे। ओके, तब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी? जो हमने ये वाली स्थिति की बात की थी, इस स्थिति में क्या था? आपका x1 था वो, और जो y था वो 0 था। इसमें x2 था, जो आपका y था वो क्या था? 0 था। अर्थात यहाँ x अक्ष में लिए तो y 0 था। अब यदि हमने y अक्ष में लिए तो y अक्ष के क्या थे हमारे? आपके थे 0 y1, यहाँ क्या था? 0 y2 था। बिल्कुल 0 y1 0 y2, यहाँ क्या था? आपका x अक्ष 0 था। अब इस एग्जाम्पल में क्या है आपका? जो आपका ये है, ये वाली जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इसमें आपका x भी है y भी है, x भी है y भी है। तब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, इस परिस्थिति में जो आपका द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति निकलेगी वो निकलेगी x और y से। जो आपने ये x और y के मान है ना, वही क्या हो जाएंगे? यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बन जाएंगे। तो यदि इस प्रकार से आपको कोई सिस्टम दिया हुआ है कि उसमें जो m1 है वो x अक्ष और y अक्ष दोनों में है, और जो आपका m2 है वो x अक्ष और y अक्ष दोनों में है, और उसके लिए आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालना है, तब द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या हो जाएगी? x, y हो जाएगी। x, y हो जाएगी। अब बात आती है हम x की वैल्यू किस प्रकार से निकाले, तो अपने x की वैल्यू निकाल चुके हैं। x बराबर क्या होता है? x1m1 प्लस x2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आपकी y की वैल्यू क्या निकाले हमने? y1m1 प्लस y2m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2।
आप जैसे ही यहाँ से x का मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे, वैसे ही ये क्या निकल जाएगी, आपकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको बेहतर तरीके से क्या सके समझ आ सके। माना आपका एक कण है m1 जिसका द्रव्यमान m1 है, इसका जो भार है वो है 5 kg, और एक दूसरा कण है जिसका भार कितना है आपका 3 kg है। ओके, कितना है 3 kg है। अब इसकी जो स्थिति वो है 2-1 और इसकी जो स्थिति आपकी है 3-1। ओके, अब मैंने पूछ लिया द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होगी, तो इसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो मान लेता हूं मैं आपका कितना है x डैश है। उसके यदि हमें निकालना है तो उसे भी इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वो क्या होती है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या होती है, x y होती है। वो क्या होती है आपकी x y होती है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालना रहता है, हमें इस x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालेगा पड़ेगा। x की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 m1 प्लस आपकी x2 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए आपके x1 का मान कितना है, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका y2। x1 का मान कितना है आपके 2 इंटू m1 का मान कितना है 5 प्लस x2 का मान कितना है आपका देखिए 3, और आपके m2 का मान कितना है 3 डिवाइड बाय m1 का मान कितना है आपका 5 और आपके m2 का मान कितना है 3। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 9 डिवाइड बाय 8, तो क्या हो जाएगा 19 बाय 8। तो x का मान कितना निकल गया 19 बाय 8। अब यदि मैं y का मान निकालूं, किसका मान निकालूं, y का मान निकालूं, तो वो क्या निकल जाएगा आपका, y का फॉर्मूला क्या होता है y1 m1 प्लस y2 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। y1 का मान कितना दिया आपको 1 इंटू m1 का मान कितना दिया है 5 प्लस y2 का मान कितना दिया है 1 इंटू m2 का मान कितना दिया है 3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अर्थात m1 का मान 5 m2 का मान 3, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 3। तो 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 8, तो क्या हो जाएगा आपका 8 बाय 8 जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात आपका y का मान कितना निकल गया 1। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालना तो क्या करना पड़ेगा x, y। तो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति क्या निकल जाएगी, x का मान कितना है 19 बाय 8 और आपके जो है y की वैल्यू कितना है ये 1 आई है। तो ये हो जाएगी आपकी द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। जैसे कि हमने न्यूमेरिकल किया था, पिछले वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल किया था द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालने के लिए x अक्ष पे। तो मैंने जो आपको m1 दिया था, m1 का मान जो भी दिया हो, लेकिन उसकी जो स्थिति दिया था वो मैंने कुछ इस प्रकार दिया था 20 और m2 की भी दिया था कुछ इस प्रकार से 40। मैंने इसके मान को क्या रखा था आपका 0 रखा था, क्योंकि मैं केवल x अक्ष की बात कर रहा था। तो जो आपका x का मान भी निकला था ना, वो कॉमा में तो 0 निकला था, क्योंकि आपका y अक्ष क्या है 0 है, तो द्रव्यमान केंद्र भी कहाँ उपस्थित हो, केवल x अक्ष में। तो इसका मान भी आपको 19 बाय 8 ऐसे कुछ प्राप्त होता है, अर्थात आपको x अक्ष में प्राप्त होता है। यदि आप y के लिए भी सॉल्व करते हैं ना, तो जो यदि आप y अक्ष के लिए भी सॉल्व कर ले तो आपको जो क्वेश्चन देगा वो इस प्रकार से देगा, 0 टू स्थिति दे देगा और आपकी स्थिति दे देगा 0-3 स्थिति दे देगा इस प्रकार से। तो जो द्रव्यमान केंद्र निकलेगा वो इस प्रकार की परिस्थिति में निकलेगा आपका, ये होगी उसकी परिस्थिति 0 और यहाँ पे कोई भी वैल्यू मान लेते -19/3, क्योंकि हम केवल y अक्ष में द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाले तो x अक्ष क्या होगा 0। यहाँ केवल किसमें स्थिति निकाल रहे थे आपकी, यहाँ के स्थिति निकाल रहे थे आपके x अक्ष में, तो द्रव्यमान केंद्र भी कहाँ होगा x अक्ष में उपस्थित होगा। किंतु यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि 2-1 3-1 है, अर्थात हम दोनों अक्षों में उपस्थित है आपका कण m1 m2, तो आपको द्रव्यमान केंद्र की स्थिति भी दोनों ही इसमें निकलेगी। कंफ्यूज ना होना, यदि मान एक का 0 दिया है, दूसरे का यदि एक का 0 दिया, इसका अर्थ समझ लेना कि वो y अक्ष में है और y अक्ष के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना। यदि आपका y का मान 0 दिया है किंतु x का मान दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। किंतु यदि ऐसे दोनों का मान दिया, अर्थात आपको दोनों अक्ष में क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालना है, और आप इस पहले x का मान निकालेंगे फिर y का मान निकालेंगे और दोनों को इस प्रकार से लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल सकते हैं, चाहे वो कण x अक्ष में दिए हो, चाहे वो कण y अक्ष में दिए हो, या कण आपके x y अक्ष दोनों में दिए हो। अब हम बात करने वाले हैं कि
द्रव्यमान केंद्र की स्थिति कहाँ किस प्रकार से होती है? देखिए, यह है आपकी कुछ ज्यामितीय आकृतियां और उनके द्रव्यमान केंद्र की स्थिति दी हुई है। जैसे कि हम छड़ की बात करें तो वो कहाँ होता है? छड़ के मध्य बिंदु पर। यदि हम वृत्ताकार डिस्क की बात करें तो वह कहाँ होता है? वृत्ताकार डिस्क के ज्यामितीय केंद्र पर। यदि हम खोखले शंकु की बात करें तो वो कहाँ होता है? शंकु के अक्ष पर आधार से h/3 ऊंचाई पर। यदि हम बात करें आपके ठोस शंकु की तो वो कहाँ होता है? आपके शंकु के अक्ष पर आधार से h/4 ऊंचाई पर। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं वलय का कहाँ होता है? वलय के केंद्र पर। यदि कोई त्रिभुजाकार पटल दिया है तो वो कहाँ होगा? माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर। यदि कोई घन आकृति दी है उसका यदि द्रव्यमान केंद्र पूछे तो कहाँ होगा? विकर्णों के कटान बिंदु पर। यदि आपको कोई वर्गाकार, आयताकार या समांतर चतुर्भुज के आकार का पटल दे दिया जाए तो कहाँ होगा? विकर्णों के कटान बिंदु पर उपस्थित होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कई बार पूछ लिया जाता है कि घन का बताइए कहाँ होगा आपका द्रव्यमान केंद्र, आपका वलय का पूछ लिया जाता है, आपका ठोस गोले का पूछ लिया जाता है। तो आप इस सारणी को आसानी से याद कर उन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।